Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from your new NCRT for social science, and the name of the book is Exploring Society, India and Beyond. So हमने चैप्टर 6 की न्यू एनसीईआरटी सोशल स्टडीज इसको स्टार्ट कर दिया है कवर करना. इसकी कंटेंट और सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ. प्लीज गो थ्रू दैट. अब हम इसमें फर्स्ट पार्ट जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वाई सोशल साइंस वो देखेंगे. जस्ट मूव अहेड विद इंट्रोडक्शन. व्हाई सोशल साइंस मतलब हमें सोशल साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना है सोशल साइंस, क्या इंपॉर्टेंस है इसका. तो चलिए इसको धीरे धीरे समझते हैं. सबसे पहले दिया है लेट्स एक्सप्लोर. कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. राइट डाउन योर आंसर्स एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट. हमें इनके आंसर्स भी लिखने हैं और डिस्कस भी करना है. चलिए देखते हैं. ऑब्जर्व द पिक्चर अबव. व्हाट डू यू नोटिस. ये पिक्चर दी हुई है, इसको आप देखकर क्या नोटिस कर पा रहे हैं. तो मुझे दिख रहा है कि कोई एक विलेज का सीन है, गांव का सीन है. ज्यादा डेवलप्ड अर्बन एरिया नहीं है, ये रूरल हम बोल सकते हैं, या माउंटेन रीजन है जहां पर बहुत कम घर दिख रहे हैं. रोड पक्का है यहाँ पर, है ना, पक्की सड़क है और हरियाली दिख रही है. मुझे तो यही दिख रहा है. और माउंटेन रीजन है, ये भी दिख रहा है. एक पॉन्ड भी दिख रहा है, तालाब, है ना. अब देखिए क्वेश्चंस है. फर्स्ट है वेयर डज द वाटर इन लेक कम फ्रॉम. जो लेक है इसमें पानी कहाँ से आता होगा. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. एक है कि वाटर इन द लेक कम फ्रॉम रेन, बारिश से आता होगा. या फिर जो उस गांव का वेस्ट वाटर है जो डिस्चार्ज होता होगा, हो सकता है इसी पॉन्ड में आता हो, है ना, इसी लेक में आता हो. तो इस तरीके से पानी आ सकता है लेक में. तो ये पहला क्वेश्चन हो गया. सेकंड है हु मेड द रोड एंड व्हाई. देखो पक्की सड़क है, मैंने देखा कि रोड पक्की है. किसने बनाई होगी रोड और क्यों बनाई होगी. सो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ एनी रीजन मेड रोड्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल. लोगों की सुविधा के लिए वहां की सरकार ने ये रोड बनाई होगी. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द एक्टिविटीज ऑफ पीपल लिविंग इन स्मॉल हाउस. व्हाट कुड बी देयर हिस्ट्री, देयर फ्यूचर. जो ये छोटे से घर आपको दिख रहे हैं इस इमेज में, ये कैसे यहाँ पर बसे, इनकी क्या हिस्ट्री है और आगे ये क्या करेंगे, तो इनके बारे में भी आप सोच सकते हैं. सो दे मे बी प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर. हो सकता है कि ये एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी करते होंगे. इन पास्ट ऑल्सो दे माइट बी डूइंग द सेम. ये भी हो सकता है कि पास्ट में यही काम करते हों. और इन फ्यूचर दे मे मूव टू अदर प्लेस टू गेट द जॉब. ये हो सकता है कि फ्यूचर में वो हो सकता है खेती को ही कंटिन्यू करें, एग्रीकल्चर को ही, या फिर जॉब की तलाश में कहीं और चले जाएं, है ना. तो कुछ भी हो सकता है. ये मैंने एग्जांपल दिया है, आपको क्या लगता है वो आप बताएंगे. नेक्स्ट है नाउ लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द फेसिंग पेज व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड, राइट देम डाउन. देखो एक इमेज और दी गई है ये वाली. अब इसको देखकर आपके मन में क्या आता है. सो मेरे मन में ये आया कि हु डू ऑल दीज डेवलपमेंट्स लाइक रोड्स, ट्रैफिक लाइट्स एक्सेट्रा. ये सब सुविधाएं किसने की हैं. तो ये क्वेश्चन आ रहा है. फिर है हाउ डू यू प्रपोज टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टू इमेजेस. सो ये जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए इसके आंसर आपने कैसे ढूंढे. आगे क्या दिया है हाउ आर आर क्वेश्चंस अबव रेलिवेंट टू सोशल साइंस. ये सारे क्वेश्चन सोशल साइंस से कैसे रिलेटेड हैं. बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि हम सोसाइटी के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं. ये जो घर है, ये जो रोड है, ये किसके लिए है. सोसाइटी के लोगों के लिए, हमारे लिए है. तो हम सब इसी सोसाइटी में तो रहते हैं. तो सोसाइटी की स्टडी, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की स्टडी को ही तो सोशल साइंस कहते हैं. चलिए इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ते हैं. वी लिव इन 21st century. इफ यू डू नॉट नो व्हाट दिस फिगर रियली मीन्स यू विल सून लर्न अबाउट इट. हम 21st सेंचुरी में रहते हैं. अभी भी अगर आप लोगों को ये इमेजेस किस कॉन्टेक्स्ट में है और ये सोशल साइंस से कैसे रेलिवेंट है ये नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. एवरीवन अग्रीज दैट इट इज अ पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम फॉर ह्यूमैनिटी. देखो हम सभी ये जानते हैं कि आजकल का जो समय है ह्यूमैनिटी मतलब मानव सभ्यता के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है. चैलेंजिंग मतलब बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं. कैसे देखते हैं. On the one hand, there is a rapid progress in technology which is changing our lives in many ways. एक तरफ हम देखें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं जिसकी वजह से बहुत प्रोग्रेस हो रही है, बहुत ग्रोथ हो रही है और हमारी लाइफ जो है चेंज हो रही है. On the other hand, the world is witnessing multiple wars, armed conflict. दूसरी तरफ हम देखेंगे कि दुनिया में कितनी सारी वॉर्स यानी लड़ाइयां हो रही हैं. आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है
हथियार के थ्रू लड़ाई करना, है ना? सो ये सब देखने को मिल रहा है। राइजिंग सोशल टेंशंस, सोसाइटी में टेंशंस है लोगों के बीच में। एंड आवर प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, यहाँ तक कि जो हमारी प्लैनेट है, अर्थ है, उस पे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, हमारा वातावरण है, उसमें भी हम बहुत सारे चैलेंजेस देख रहे हैं। सो दैट नेचुरल एनवायरनमेंट इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। पॉल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, जिसकी वजह से कितना ज्यादा हमारी प्रकृति को नुकसान हो रहा है। हम पेड़ पौधे काट रहे हैं डेवलपमेंट्स के लिए, नई नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो ये सारी हमारी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके लिए सही नहीं है। वी लिव इन एन एज ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज बट ऑल्सो ग्रेट चैलेंजेस। तो इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, मतलब कठिनाइयां भी बहुत सारी हैं। द वर्ल्ड ओवर मोर एंड मोर पीपल वंडर हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमैनिटी। बहुत सारे लोग दुनिया भर में ये सोच रहे हैं कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हाउ कैन आवर सोसाइटीज लर्न टू लिव इन पीस एंड हार्मनी, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस ब्यूटीफुल अर्थ विच वी ऑल शेयर। मतलब कि कैसे हम पीस और हार्मनी, मतलब शांति से रह सकते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, और कैसे हम इस ब्यूटीफुल अर्थ को बचा सकते हैं जो हम सभी आपस में शेयर करते हैं। हम सबकी एक ही तो अर्थ है ना? एंड प्रोटेक्ट इट नॉट ओनली फॉर आवरसेल्व्स बट आल्सो फॉर ऑल स्पीसीज दैट लिव ऑन इट। मतलब अर्थ को सिर्फ हमें अपने लिए प्रोटेक्ट नहीं करना है, बल्कि और भी जो स्पीसीज हैं, जैसे जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सबके लिए बचाकर हम कैसे रख सकते। ये कुछ चैलेंजेस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे लोग डील कर रहे हैं। These fundamental questions are simple, but the answers are not. ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल लग रहे हैं सुनकर, लेकिन इनके आंसर्स इतने आसान नहीं हैं, इतनी आसानी से इनके जवाब नहीं मिल सकते। They cannot be simple because human societies are very diverse and complex. देखो, इतने आसानी से क्यों नहीं हम इसके आंसर ढूंढ सकते? क्योंकि ये ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड चीजें हैं, और ह्यूमन जो है वो बहुत डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है। डाइवर्स मतलब एक जैसी सोच के लोग नहीं है सारे, की सोच अलग है, सब अलग तरीके से सोचते हैं। सो इतनी डाइवर्सिटी, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, उसके साथ एक कंक्लूजन पे आना, एक सॉल्यूशन पे आना बहुत टफ है। इफ वी विश टू फाइंड आंसर्स टू सच क्वेश्चंस एंड हेल्प बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड। अगर हम इनके आंसर्स ढूंढना चाहते हैं और अच्छा फ्यूचर, भविष्य बनाना चाहते हैं, सो वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड। सबसे पहले हम अपनी दुनिया को जानना चाहिए, आर ह्यूमन सोसाइटी इन पर्टिकुलर, खासकर अपनी ह्यूमन सोसाइटी के बारे में जानना चाहिए कि जो हम ह्यूमंस हैं, हमारी सोसाइटी कैसे वर्क करती है। दैट इज व्हाट सोशल साइंस इज ऑल अबाउट। तो यही सब ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में जानने का काम ही सोशल साइंस पढ़ना है। सोशल साइंस हमें यही सब बताता है। ओके, यू मे वंडर whether this is a science like say physics or chemistry। यहाँ सोशल साइंस लिखा है, तो साइंस क्यों लिखा है? तो क्या सोशल साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह साइंस है? इट इज नॉट। नहीं, ये साइंस नहीं है। द डिसिप्लिन डज यूज साइंटिफिक मेथड wherever possible. You will see a few examples in the textbook, but it focus human society। देखो, हाँ, साइंटिफिक मेथड जरूर सोशल साइंस पढ़ते वक्त हम यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करेंगे, जो कि हम आगे टेक्स्ट बुक में देखेंगे भी। लेकिन मेन फोकस जो होता है सोशल साइंस का, वो ह्यूमन सोसाइटी के बारे में होता है। मतलब ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना होता है। सो ह्यूमन सोसाइटी इज अगेन टू डाइवर्स टू अलाउ द काइंड ऑफ सेट प्रोसीजर एंड फिक्स्ड रिजल्ट द साइंस कम अप विद। तो साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं, तो हमें पता है कि ये एक्सपेरिमेंट किया है तो इसका यही रिजल्ट आएगा, फिक्स रिजल्ट होता है साइंस में, है ना? क्योंकि वो एक साइंटिफिक मेथड है, प्रूव्ड है कि ये ऐसा होगा तो ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है। लेकिन सोशल साइंस में इतना फिक्स रिजल्ट नहीं आ सकता, इसीलिए ये साइंस नहीं है। बट साइंटिफिक मेथड्स हम यूज करते हैं सोशल स्टडीज को पढ़ने के लिए, ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सोशल साइंस एक नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैं बहुत
इजी लैंग्वेज में और बहुत धीरे धीरे सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोशल साइंस हैज मैनी सब डिसिप्लिन। सोशल साइंस के अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, जैसे जियोग्राफी होती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड अ फ्यू मोर। ये सारे सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन मतलब होता है पढ़ाई के लिए कोई सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आप समझ सकते हैं। सोशल साइंस के अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, सब सब्जेक्ट्स हैं। ये कुछ नाम है इनके। यू नीड नॉट फील इंटिमिडेटेड बाय ऑल दीज टर्म्स। इतने सारे नाम जान के आपको परेशान नहीं होना है। इंटिमिडेटेड मतलब होता है डरना, डरना नहीं है। वाइल यू विल स्टडी सम ऑफ दीज सब डिसिप्लिन इन द सेकेंडरी स्टेज, जब आप अपनी हायर स्टडीज में जाएंगे तब आपको ये इनमें से कुछ डिसिप्लिन, कुछ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। इन द मिडिल स्टेज वी हैव अवॉइडेड दिस क्लासिफिकेशन। अभी आपके लेवल पे ये क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। इंस्टेड वी हैव ऑप्टेड फॉर 5 ब्रॉड थीम्स। इन क्लासिफिकेशन की जगह पर अभी हमने जो सिलेबस देखा, 5 थीम्स में पूरे सिलेबस को बांटा गया है। ओके, let us briefly look at them. Note that the mind map at the start of this introduction includes chapters of both parts of this book. So अब जितने भी थीम्स थे उसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके, ये सारे चैप्टर्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। थीम ए, नाम तो हमने देखा ही था, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, है ना। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? दिस फर्स्ट थीम इंक्लूड्स द बेसिक्स ऑफ द जियोग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस, सम ऑफ मेन फीचर्स ऑफ आवर प्लैनेट्स एंड द वे टू रिप्रेजेंट देम ऑन अ मैप। मैप के बारे में जानेंगे। हम अपने प्लैनेट यानी अर्थ की बहुत सारी मेन फीचर्स को पढ़ेंगे और उन फीचर्स को मैप पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी पढ़ेंगे। व्हाई इज दिस थीम इंपॉर्टेंट? ये जो थीम है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हेन टुडे वी कैन गेट एक्सीलेंट मैप्स ऑन अ मोबाइल फोन। आज तो हम मोबाइल फोन पे कितने अच्छे अच्छे मैप्स देख सकते हैं, फिर हमें ये थीम पढ़ने की जरूरत क्या है? बिकॉज इट डील्स विद मच मोर देन मैप्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मैप ही पढ़ने वाले हैं, इसमें मैप से बहुत ज्यादा चीजें हम जानेंगे। इट ऑल्सो आस्क हाउ जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक ओशंस, माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा हैव शेप्ड एंटायर सिविलाइजेशन थ्रू आउट देयर हिस्ट्रीज। मैप के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जितने भी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे कि ओशंस हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, इन्होंने हमारी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को पूरे पास्ट में, हिस्ट्री में, इतिहास में कैसे इम्पैक्ट किया है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो इन इंडियाज केस अबाउट हाउ इट्स नेचुरल सेटिंग्स हैज contributed to giving this ancient civilization a unique identity। जब आप इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि नेचुरल सेटिंग मतलब कि इसकी जो प्राकृतिक फीचर्स हैं, जो भी आप देखेंगे, जैसे माउंटेन्स, फिर नीचे आप देखेंगे कि ओशन है, ऊपर माउंटेन्स है, कहीं पठार है, कहीं प्लेन्स हैं। ये जो नेचुरल सेटिंग्स हैं, इसने अपना रोल प्ले किया है हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन को, हमारी सभ्यता को एक यूनिक सभ्यता बनाने में। ये सारी चीजें हम थीम ए में पढ़ने वाले हैं। फिर है थीम बी, यानी टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। इसमें क्या होता है? टेपेस्ट्री इज अ लार्ज पीस ऑफ कैनवास लाइक क्लॉथ usually kept as a wall hanging with pictures and designs on it, sometimes a historical narratives। कभी कभी इतिहास से रिलेटेड कोई पिक्चर्स, कोई डिजाइन्स, कोई बातें लिख कर और इस तरीके से कैनवास पे हम रेडी करते हैं और उसको वॉल हैंगिंग की तरह यूज करते हैं, तो उसको टेपेस्ट्री बोलते हैं। ओके, आर टेपेस्ट्री इज वेयर वी विल बी पेंटिंग सीन्स फ्रॉम द पास्ट। हम इसको टेपेस्ट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हम सोशल स्टडीज पढ़ने जा रहे हैं उसको एक कैनवास की तरह यूज करेंगे, वेयर वी विल बी पेंटिंग सीन्स फ्रॉम पास्ट, जहां हम पास्ट से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, बिगनिंग विद इंडियाज पास्ट। पहले इंडिया के पास्ट से शुरुआत करेंगे। बट वाई शुड वी बी एट ऑल कंसर्न्ड विद द पास्ट? लेकिन हम पास्ट के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्यों जानना है हमें पास्ट के बारे में? बिकॉज इट इज द की टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट। पास्ट अगर पता होगा तो हम प्रेजेंट को अच्छे से संभाल पाएंगे और आगे आने वाले समय में भी अच्छा कर पाएंगे। एंड द चैप्टर्स इन दिस थीम विल ऑफन मेक दिस कनेक्शन क्लियर। पास्ट और प्रेजेंट का जो एक कनेक्शन है, इस थीम में हम अच्छे से देख पाएंगे। द पास्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ आवर आइडेंटिटीज। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हु वी आर एंड वेयर वी कम फ्रॉम।
तो ये हमारे बारे में बताता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं. The past is still with us, in other words. And since history is unfortunately not all about happy developments, it is useful to understand where people, governments, or rulers went wrong. देखो, हिस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि हम अच्छी अच्छी चीजें पढ़ें अपने पास्ट के बारे में, बल्कि पास्ट में गवर्नमेंट से, रूलर्स यानी राजाओं से क्या क्या गलत हुआ, क्या गलतियां हुई और क्यों हुई वो गलतियां, उसके बारे में भी पास्ट हमें बताता है. और अगर हमें वो पता होगा कि ऐसा किया था तो ये गलत हुआ था, तो हम फ्यूचर में वो गलती नहीं करेंगे. ओनली देन कैन वी होप टू अवॉइड रिपीटिंग दोज एरर्स. फिर हम तभी जाकर उन एरर्स को रिपीट करने से रोक पाएंगे. राइट इसीलिए हमें पास्ट के बारे में जानना जरूरी है. नेक्स्ट है थीम सी, आ कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन. इसमें हम अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे. सो इट हैज ऑफन बीन सेड that India has a rich and ancient culture. True, but what are its main characteristics? हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि इंडिया के कल्चर में बहुत विविधता है. अलग अलग कल्चर प्रैक्टिस करने वाले लोग रहते हैं इंडिया में, और बहुत प्राचीन कल्चर है हमारा, सभ्यता हमारी बहुत प्राचीन है. सो ये सही तो है, ट्रू, बट व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. लेकिन मेन इसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल, किन सिद्धांतों पे ये कल्चर चलता है, हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन इंडियाज हिस्ट्री, और कैसे इस कल्चर ने इंडियन हिस्ट्री में अपनी जगह बनाई, एंड हाउ कैन इट हेल्प अस टू डील विद इश्यूज ऑफ आवर टाइम. और कैसे ये कल्चर, ये ट्रेडिशंस जो है हमारे आज के समय में जो हम प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं, इश्यूज हैं हमारे पास, उसको कैसे हेल्प कर सकता है सॉल्व करने में. दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट दिस थीम इज एक्सप्लोरिंग. इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हम इस थीम में पढ़ेंगे, with the objective that every student should understand some of the cultural foundation of our civilization and learn to appreciate their value. So इन chapters को पढ़ते हुए हर student को अपने cultural foundation यानी जो सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उसको समझने का मौका मिलेगा, और हम अपनी जो values हैं, जो भी हमारी परंपरा है, जो भी हमारी civilization है, culture है, उनको भी हम value करेंगे, यानी उसकी importance को समझेंगे. फिर थीम डी है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिटीजन ऑफ एनी कंट्री शुड नो हाउ देयर पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन. सिटीजन मतलब होता है नागरिक. किसी भी देश का नागरिक, उसे ये जरूर पता होना चाहिए कि वहां की पॉलिटिकल सिस्टम कैसे फंक्शन करती है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन करती है. इंडिया एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैज एन इलाबोरेट सिस्टम वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स. इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र. लोकतंत्र मतलब लोग अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं. जैसे वोटिंग होती है, उस प्रोसेस के थ्रू हम अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं, और वो गवर्नमेंट फिर हमारे लिए वर्क करती है. और यहाँ पे कई लेवल्स पे गवर्नमेंट वर्क करती है. सेंट्रल लेवल पे पूरे इंडिया के लिए, स्टेट लेवल पे एक स्टेट के लिए, और फिर और भी लोकल लेवल्स की गवर्नमेंट होती है जिनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. व्हाट आर इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो पढ़ेंगे. हाउ डू सिटीजन पार्टिसिपेट इन ओवरऑल गवर्नेंस, हम गवर्नेंस में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं. तो एक एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दिया, वोटिंग के थ्रू. बाकी और चीजें हम डिटेल में इस यूनिट में पढ़ेंगे. व्हाट आर देयर राइट्स एंड आल्सो देयर ड्यूटीज और धर्म, हमारे क्या राइट्स हैं मतलब अधिकार हैं, और क्या ड्यूटीज हैं, क्या हमारे धर्म है, धर्म है ना, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं. आर देयर डिफरेंट सिस्टम इन अदर कंट्रीज, एंड इफ सो ऑफ व्हाट टाइप. तो हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, क्या दूसरी कंट्रीज में और दूसरी तरीके के भी गवर्नेंस होते हैं, दूसरी तरीके के भी गवर्नमेंट वर्क करते हैं, अगर करते हैं तो क्या है वो टाइप, वो भी जानेंगे. हाउ आर डिफरेंट कंट्रीज सपोज टू इंटरैक्ट. बाय स्टडिंग दिस थीम वी कैन बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन. इस थीम को पढ़ने के बाद हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, हमें पता चलेगा कि हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कैसे फंक्शन करती है. और गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी है उसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, है ना, और सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारी बॉडी को चलाने में काम करते हैं. वैसे ही गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो वो कौन से ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे. एंड लर्न टू हैव अ से इन पॉलिटिक्स दैट अफेक्ट अस ऑल, वेदर लोकली और नेशनली. फिर कैसे पॉलिसीज हमको इफेक्ट करती हैं, और हमारा उसमें क्या कहने का अधिकार है, हम उसमें क्या
कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इकोनॉमिक का मतलब मैंने आपको बताया अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, कि हम अपने जीवन को बिताने के लिए पैसे कहाँ से कमा रहे हैं या क्या क्या काम कर रहे हैं। सो नो फैमिली कैन बी हैप्पी विदाउट द एसेंशियल्स डेली लिविंग, एटलीस्ट फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एक्सेस टू वाटर इन अ फर्स्ट स्टेज। देखो, कोई भी फैमिली जब तक बेसिक चीजें, डेली जरूरतों की जो चीजें हैं वो पूरी नहीं होंगी तो खुश नहीं रह सकती। जैसे फूड है, कपड़े हैं, शेल्टर यानी रहने की जगह है, पानी की व्यवस्था है ना, ये सब तो होना ही चाहिए, तभी तो एक इंसान खुश रहेगा। ये सबसे पहली जरूरत है। इन अ सेकेंड, लाइवलीहुड फॉर एडल्ट्स एंड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर द यंगर वंस। सेकेंड स्टेज में आता है कि लाइवलीहुड मतलब कोई काम होना चाहिए, एडल्ट्स मतलब बड़े लोगों के पास, और एक्सेस टू एजुकेशन फॉर द यंगर वंस, और जो छोटे हैं उनके पास पढ़ाई के साधन होने चाहिए, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। सिमिलरली, नो कंट्री कैन डेवलप हार्मोनियसली विदाउट अ साउंड इकोनॉमी। तो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं होगी, इकोनॉमी सही नहीं होगी, तो शांति से वो देश डेवलप नहीं कर सकता। बट हाउ डज एन इकोनॉमी वर्क, स्पेशली इन ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया? लेकिन ये इकोनॉमी वर्क कैसे करती है? इतनी बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया, इसमें कैसे पता चलता है क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कैसे काम हो रहा है? व्हाट एग्जैक्टली इज मनी? मनी क्या है? वेयर डज इट कम फ्रॉम? ये कहाँ से आता है? हाउ कैन इट बी इंक्रीज? इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन पीपल एंगेज देमसेल्व इन? कौन कौन से काम लोग कर सकते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है? हाउ आर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ट मैनेज? जो भी प्रकृति द्वारा हमें संसाधन मिले हैं, या ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में हम लोग ही आ जाते हैं, रिसोर्सेज क्या होता है ये सब हम जानेंगे। दिस थीम विल ले डाउन सम ऑफ द important concepts and practices that will enable us to answer this question. So इस सारे क्वेश्चन के आंसर हमको थीम ई में जानने को मिलेंगे। सो आई होप आपको ये पांचों थीम समझ में आए हैं। फिर लिखा हुआ है, यू विल नोटिस दैट देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स। दिस इज as it should be, social science is also about the art of asking the right questions. आपने कितने सारे क्वेश्चंस पिछले पैराग्राफ्स में देखे हैं ना? तो सोशल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट आर्ट ये भी है कि आप सही क्वेश्चंस पूछना सीखते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। सो ओनली देन कैन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर राइट आंसर। राइट क्वेश्चन पूछेंगे तभी राइट आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ बिग क्वेश्चंस एट द स्टार्ट ऑफ ईच चैप्टर इन दिस बुक। जैसे ही हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, कुछ बड़े क्वेश्चंस के साथ वो चैप्टर स्टार्ट हुआ करेगा, जिन क्वेश्चंस के आंसर हम हर चैप्टर में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। Okay, you may also be intrigued to find a game of chess and some ancient Tamil poetry in chapters that apparently deal with geography. देखो, ऐसा भी होगा इस बुक में कि आप ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे होंगे और उसमें आपको पोएट्री से रिलेटेड कुछ आ जाएगा, यानी पोएम से रिलेटेड, या फिर चेस गेम जो होता है उससे रिलेटेड कुछ आ जाएगा। फिर अ डिस्कशन ऑन द यूजेस ऑफ साड़ी इन अ चैप्टर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। जब आप हेरिटेज के बारे में पढ़ रहे होंगे, वहां पे साड़ी का यूज आ जाएगा, जो साड़ी हम पहनते हैं, है ना? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवा एंड द मेंशन ऑफ फेस्टिवल्स इन चैप्टर्स फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स जो होंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड, उसमें आप सेवा के बारे में पढ़ेंगे, फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज डेलिबरेट। ये डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर ऐसे इंटरमिक्सिंग की गई है, चीजें मिक्स की गई हैं कि किसी का कॉन्सेप्ट कहीं पर लिया गया है और उसको लिंक करने की कोशिश की गई है। वी बिलीव इन ब्रिंगिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड टुगेदर। यू विल लर्न लेटर दैट दिस इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनैरिटी। देखो, ये जब हम बहुत सारे एलिमेंट्स को, बहुत सारी चीजों को एक साथ लाकर टुगेदर, है ना, साथ में पढ़ते हैं, तो इसी को कहा जाता है मल्टी डिसिप्लिनैरिटी। मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन को साथ में कंबाइन करके और उसके बारे में अध्ययन करना। दिस एनरिचेस आवर पर्सपेक्टिव। ये हमारे सोचने के तरीके को, देखने के तरीके को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। Indeed, life constantly mixes numerous elements together. So why should we not? लाइफ में हमेशा ऐसी चीजें होती हैं, चीजें इधर की उधर होती रहती हैं, मिक्स होती रहती हैं। तो पढ़ाई में हम क्यों ना करें ये चीज? इन चीजों से हमारा माइंड स्ट्रांग होता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ओके, फिर है, by now it should be clear that although social science makes constant use of the past, it seeks to make sense of the present so as to help us prepare a better future. It is an exploration
एक्सप्लोरेशन एंड एन एडवेंचर। सो अभी तक इतना तो समझ में आ गया है कि सोशल साइंस पास्ट के बारे में तो जरूर हम पढ़ते हैं इसमें, लेकिन ये एक सेंस क्रिएट करता है, मतलब इसका एक लिंक है, एक रेलिवेंस है आज के टाइम में, है ना। और कैसे हम बेटर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, तो ये सभी चीजें हमें सोशल साइंस में मिलती है। तो ये सोशल साइंस को हम कह सकते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, मतलब ढूंढते हैं, समझते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक एडवेंचर है। सो इसमें हमें बहुत अच्छा फील होने वाला है, एडवेंचर जैसा आपको फील होगा जब आप इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। सो इसके साथ हमने अपने कंटेंट का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन वाई सोशल साइंस ये कवर कर लिया है। अब कल से या नेक्स्ट वीडियो से हम थीम ए स्टार्ट करेंगे, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसका फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, कैसे किसी जगह की लोकेशन हम प्लेस करते हैं अर्थ पे या ग्लोब पे, वो हम सीखेंगे। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदर सब्जेक्ट्स के भी, तो आप सभी चैप्टर्स को वहां से देख सकते हैं। ओके, so I hope you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.